गांव की पगडंडियों से निकलकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचने वाले डीपी यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सांसद रहे, विधायक रहे, ब्लॉक प्रमुख मतलब ग्राम प्रधान से ब्लॉक प्रमुख से एमएलए के बाद प्रदेश सरकार में मंत्री और उसके बाद देश की सबसे बड़ी संसद के सदस्य बनने के बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत। सबसे पहला सवाल, वो जो संघर्ष का जो दौर था, क्योंकि जो 70 का दशक रहा होगा, वो जब आपने राजनीति शुरू की, अलग तरीके की चुनौतियाँ होंगी, कैसे याद करेंगे? देखिए, वास्तव में ये बात तो सही है कि आज की राजनीति में और उस वक्त की राजनीति में बहुत बड़ा फ़र्क है। उस वक्त की राजनीति में इतने साधन संपन्न लोग नहीं थे और गांव बिल्कुल गांव की तरह, गरीबों की तरह बस। और विशेषकर हमारा ये गांव जो नोएडा में अब तो शहरीकरण जिसका हुआ है, लेकिन उस वक्त ये पगडंडी विहीन गांव था, यानी कच्चे रास्ते भी गांव की तरफ नहीं आते थे। टूटी हुई साइकिलें, पैदल चलने का रास्ता, नदी पार करके गांव जाना, नदी पार करके स्कूल कॉलेज जाना, ये तमाम इस पूरे इलाके को अपने अंदर समेटे हुए थे। तो गंगा और हिंडन के दुआबे का ये पूरा क्षेत्र मैं समझता हूँ कि खादर के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ पर अभाव की ज़िंदगी इसलिए ज़्यादा बसी और पलती थी कि चारों तरफ अभाव ही अभाव था। ना किसान के पास साधन थे, ना रोज़गार था। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे गांव में 5-4 फौजियों के अलावा कोई रोज़गार का साधन, किसी नौकरी पे कोई आदमी था ही नहीं। उस वक्त में जब मैं कॉलेज से निकल कर के आया तो गांव के लोगों ने देख करके कि नौजवान है, उसको हम अपने साथ में अपने गांव में किस तरीके से काम पे लगाएं, तो मुझको गांव का प्रधान बना दिया गया। और गांव का प्रधान बनने के बाद मैंने यहाँ पर उस वक्त के तौर तरीक़ों से यानी कि सीमित संसाधनों में बिल्कुल अभाव में गांव के अंदर काम शुरू किया। तो कुछ दिनों में, हालांकि मैं जो निर्विरोध प्रधान चुना गया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना थी कि जो भी निर्विरोध प्रधान चुने जाएंगे उन्हें हम गांव को मैसेज देने के लिहाज से एक बड़ा रेडियो होता था ना, बहुत बड़ा, उसको हम गांव पंचायत को देंगे ताकि वो शाम को राष्ट्रीय कार्यक्रम गांव के लोगों को सुना सके। तो ऐसा ही गांव हमारा था, हमको सहूलियत मिली और उसके द्वारा गांव के लोग समाचार सुनने लगे, गांव के देश के हालात जानने लगे। ये दौर चीन के साथ हुए युद्ध और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बीच का दौर था। तो गांव के लोग तमाम पंचायत शाम के वक्त में इकट्ठा भी हो जाते थे। ऐसे वक्त में उन्होंने मुझे प्रधान बनाया और मैंने भी अपनी पूरी मेहनत से, यानी कि स्कूल कॉलेजों की जो जानकारी है, जो हमने अध्ययन किया, जो पुस्तकों में पढ़ा, जो ग्रंथों से सीखा या जो विद्वान लोगों से देखा और सुना, उन तमाम अच्छी बातों को गांव के माहौल में लागू करने का शुरुआत की। इससे चारों तरफ गांव के इलाके में बहुत ही समझो पॉपुलैरिटी मिली और मैं एकदम से नौजवानों में बड़ा लोकप्रिय हो गया। उसी दौरान में बीच में फिर ब्लॉक बिसरख है, ये ब्लॉक बिसरख में जो क्षेत्र समिति होती है, ब्लॉक होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट का चुनाव आ गया, जिसे ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। तब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और चुनना प्रधान लोग किया करते थे। तब बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत तब तक उस में लागू नहीं होता था। तो गांव के इधर के तमाम लोगों ने मिलकर के मुझे, जबकि जैसे कि आज की राजनीति और कल की राजनीति थी, अमूमन जो चुनाव लड़ता उससे पहले उसके वोटों के बारे में पूछा जाता कि इलाके में आपके कितने वोट हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में तो हमारा जाति के नाम के तो वोट नहीं था, हमारे तो कुल 6-7-8 लोग प्रधान थे जिन्हें यादव प्रधान कहा जा सकता था, बाकी तो सब दूसरे लोगों। लेकिन मेरे काम की वजह से, मेरी मिलनसारता की वजह से, आपसदारी के ताल्लुकातों की वजह से उस ब्लॉक में, बिसरख ब्लॉक में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करके मैं ब्लॉक प्रमुख बना। वहाँ से शुरुआत हुई राजनीति की। अच्छा मंत्री, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में माना जाता है और उस समय शायद समाजवादी पार्टी के पुरोधा मुलायम सिंह संघर्ष के दौर में थे। फाइनेंस की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। वो जो अगर लोग, वो जो सवाल है
कि समाजवादी पार्टी का गठन कैसे हुआ, समाजवादी पार्टी को किस तरीके से आप लोगों ने सींच के खड़ा किया, एक बार जरा अगर वो भी कुछ यादें हों। देखिए, वो दौर जनता दल का था। जनता दल की रचना जयप्रकाश नारायण जी के और बड़े बड़े जो बुजुर्ग नेता थे, विद्वान नेता थे, उनकी देख रेख में जनता दल का निर्माण हुआ था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी थे, जेपी साहब भी थे, और भी बहुत सारे बड़े नेता, चौधरी देवीलाल जी थे। जनता दल एक नारा हाँ। तो उस वक्त में, लेकिन समाजवादी पार्टी का निर्माण जो हुआ लखनऊ में, वो जनता दल के विघटन के बाद हुआ। यानी कि मैं नहीं कह सकता। देखिए, मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े नेता हुए हैं और बड़े संघर्षशील आदमी रहे हैं, किसानों के बहुत हमदर्द रहे हैं, लेकिन उस वक्त में जनता दल के बीच में कुछ वीपी सिंह जी के बीच में और मुलायम सिंह जी के बीच में कुछ ऐसी तफरकेबाजी हुई कि उनको अलग एक निर्णय लेना पड़ा, और उस निर्णय का रिजल्ट, नतीजा जो आया, वो समाजवादी पार्टी के रूप में आया। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर जी ने, मुलायम सिंह जी ने और बहुत सारे नेताओं ने मिल करके समाजवादी पार्टी का निर्माण किया। हालांकि चंद्रशेखर जी की पार्टी भी अलग थी, समाजवादी जनता दल थी, तो हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के शुरुआत के दिनों में चंद्रशेखर जी का सहयोग भी इस रूप में था। तो हम लोगों ने मिल करके और ये सोच करके कि उत्तर प्रदेश को एक बहुत ही बढ़िया प्रदेश के रूप में विकसित किया जाए, इसमें मेहनत की जाए, क्योंकि हम तमाम ही लोग संघर्ष करने वाले लोग थे, नौजवान लोग थे। इसलिए वहाँ से शुरुआत हुई और मुलायम सिंह जी के साथ मिल करके मैंने एक लंबा सफ़र तय किया। लंबा सफ़र तय इसलिए किया कि हम जिस पृष्ठभूमि से गए थे वो पृष्ठभूमि किसान की थी, नौजवान की थी, विद्यार्थी की थी। तो वहाँ से निकलकर हम उन चीज़ों पे, उनके मुद्दों पे काम करना चाहते थे। उसी लिहाज से हम लोग समाजवादी पार्टी में उनके साथ लग करके, लेकिन बाद में चलते चलते पार्टी का जो रूप बनता है, निखरता है, बनता है, बिगड़ता है, उसमें हमको बहुत ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं अपनी डॉक्टर लोहिया की और आचार्य नरेंद्र देव की उस लाइन पर हम चल रहे हैं। इसलिए हमारे बीच में भी आगे चल करके मतभेद पैदा हो गए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी का वो वक्त एक अच्छा वक्त उत्तर प्रदेश में था, और हम लोग बहुत ही मेहनत के साथ जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करते थे। अच्छा मंत्री जी, आप पंचायती राज मंत्री रहे, कोई एक उपलब्धि जो आपके समय में कुछ ऐसा आपने किया हो जिसको याद किया जाए? देखिए, मेरे समय में जो ब्लॉक स्तर पर जो अपने लेखपाल लोग थे, उनका नवीनीकरण किया गया और एक तरीके से उनको चुस्त और दुरुस्त बनाया गया। और पंचायती राज की असली परिभाषा क्या है, वो जनता से किस तरह जुड़ करके प्रदेश का काम कर सकती है, उन तमाम मुद्दों पर काम किया गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम गांव-गांव ब्लॉकों में जा कर के, गाँव तक जा कर के हम सारे पंचायतों को इकट्ठा करके निर्णय लेने का काम करते थे, जिससे प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हुई और ब्लॉक स्तर पर लोग काम करने के साथ में आगे बढ़ने लगे, स्कूल कॉलेज खुलने लगे, और गांवों की सड़कों, तो उस वक्त पक्की सड़कों का रिवाज तो बहुत कम था, लेकिन खरंजा और अर्थवर्क के तौर पर गांव से गांव को जोड़ने का काम उस वक्त में जो जोरदार ढंग से शुरू हुआ, उसे लोग आज तक याद करते हैं। एक और, क्योंकि आपने राजनीति में इतना करीब से चीज़ों को देखा, संसद में जब आप गए, लेकिन कहीं ना कहीं देश तो तरक्की कर रहा है, लेकिन राजनीति में ज़रूर थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई है। देखिए, वो तो कई तरीके की बातें हैं। जब आदमी के अंदर इमोशनली और मॉरली कुछ चीज़ों की कमी आ जाती है, तो राजनीति में भी कमी आ जाती है। तो ऐसे कई, जो पुराना वो वक्त था जब देश आज़ाद हुआ था, और उसके बाद की जो पीढ़ी थी, वो संघर्ष को, तकलीफ़ और परेशानियों को पहचानती थी। उसके बाद के आने वाले लोग दूसरे माहौल में पल कर के आगे आए थे और आगे चले थे, तो राजनीति का थोड़ा रूप उस तरीके से बदला, और आज तो राजनीति को दूसरे रूप में आ गई है। आज तो राजनीति करने वाला हर व्यक्ति, इवन देन गाँव का प्रधान भी ये सोचता है कि तू जल्दी से जल्दी किस तरीके से एक अच्छे बढ़िया माहौल में, वेल ऑफ और वेल टू डू एक वातावरण में बन सकता है, चल सकता है, और आर्थिक तौर से मजबूत बनने की जो लालसा और दौड़ शुरू हुई, वो बाद के दौर में हुई। अच्छा मंत्री जी, एक ये जो इस समय की जो मौजूदा राजनीति है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव तकरीबन करीब हैं और शायद उनका बिगुल भी बज गया है,
अब एक नए राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, नया देश बन रहा है, नया भारत बन रहा है, नई लोकसभा सीटें बन रही हैं, नए वोटर भी बहुत तरीके से, क्योंकि सोशल मीडिया का एक दौर आ गया है। तो ये जो मौजूदा राजनीति है, इस मौजूदा राजनीति में इंडिया और बाकी भारतीय जनता पार्टी, इस पर कोई टिप्पणी? देखिए, मीडिया का मजबूत होना तो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, और मीडिया बहुत सारी समस्याओं को उठा करके उजागर करके सरकार के और लोगों के सामने रखता है। इसके लिए तो मीडिया का होना तो लोकतंत्र का ये तो स्तंभ है, इसको तो मजबूत, चाहे सोशल मीडिया हो और चाहे दूसरा हमारा प्रिंट मीडिया भी पहले से सकता है। लेकिन आजकल इस आधुनिक दौर में प्रिंट मीडिया कुछ पिछड़ता जा रहा है और सोशल मीडिया तेज़ी से आगे आता जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया इमीडिएट लोगों तक खबर पहुंचाने, बताने और उन्हें शीशा दिखाने का काम करता है। इसलिए सोशल मीडिया की भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो इसलिए आज से मैं कह सकता हूं कि पूरे देश का आज जो मीडिया वाइज वातावरण है वो तो बहुत बेहतर है, और सरकारें भी काम कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार को, मिनिस्टर को, ब्यूरोक्रेट्स को भी ये फिक्र रहता है कि अगर तुम्हारी कहीं कमी हुई तो तुम्हारी कमी को उजागर करने वाला सोशल मीडिया सामने खड़ा है। इसलिए भी चुस्त और दुरुस्त होकर के लोग अपना काम करते हैं। पब्लिक का काम तेज़ी से हो रहा है, कनेक्टिविटी बन रही है, रोज़गार दिए जा रहे हैं, ये सारा माहौल आज पूरे देश में बन चुका है। अच्छा, इंडिया नया गठबंधन I.N.DIA, क्या टिप्पणी? अभी कुछ कहना तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे मैं देखता रहता हूँ, अभी कुछ समझ से परे की चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों में अपनी अपनी महत्वाकांक्षा जिस तरीके से बोलते हुए और मीटिंग करते हुए मैं देखता हूँ, उससे नहीं लगता कि लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग फैक्टर्स में और अलग अलग मतभेदों के साथ लोग अभी भी अपनी अपनी नाव चला रहे हैं। अब वो नाव किसकी पार लगती है, किसकी मझधार रहती है, ये तो वक्त बताएगा। भारतीय जनता पार्टी और यूपीए पे क्या टिप्पणी करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी काम किया, प्रदेश में भी और देश में भी कई मामलों में तो बहुत सफलतापूर्वक काम किया है, और उम्मीद तो यही है, सरकारों से तो यही उम्मीद होती है आम जनमानस को कि वो अच्छा काम करें, इस देश को अच्छी तरह जोड़ें, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र मुख्य राजधारा में आकर के हमारे तमाम लोग आगे बढ़ने का काम करें। ये तो बढ़िया बात। एक अंतिम सवाल, राष्ट्रीय परिवर्तन दल 2024 में कहाँ खड़ा होगा? देखिए, राष्ट्रीय परिवर्तन दल की रूपरेखा हम बना रहे हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे साथी चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। तो अभी आगे आने वाले दिनों में हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अपनी मीटिंग बुलाई है, उसमें हमारे संगठन के साथी तय करेंगे कि कब क्या कैसे होना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, हम चाहे खुद लड़ें, चाहे किसी के साथ मिल कर के लड़ें, लेकिन एक मजबूत स्थिति पैदा करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर ये थे डीपी यादव। बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रीय परिवर्तन दल 2024 के लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।